हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपने गलती से भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। और ये जो था हमारा टेस्ट 1 था, जिसमें काफ़ी सारे लगभग 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, एक दिन में, यानी कल ही हमने ये क्वेश्चन जारी किया था और इसमें लगभग 200 लोगों ने जो है इसमें हिस्सा ले लिया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। और आप लोग जो इसमें करना क्या है, आप अगर आंसर दे लिए हो तो या तो आप इसको आप मिला लो आंसर की में। आंसर की मिलाने का दो तरीका है, या तो आप पूरा डिटेल में वीडियो को देखो, यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपका आंसर भी कन्फर्म हो जाएगा। और आंसर जैसे ही आपका कन्फर्म होता है, 100 सवाल हमने आप लोगों से पूछा था, जिसका जितना नंबर आ रहा है प्लीज़ कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहो तो आप स्पीडोमीटर लगाकर वीडियो को और थोड़ा सा स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। और भाई, जिसने भी टेस्ट नहीं दिया था या फिर जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी टेस्ट पेपर लेने में, या फिर जिसने नहीं दे पाए थे, तो वो आप ये वीडियो देख करके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये उनके लिए भी काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका पूर्णांक जो होगा वो टोटल कितना होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, समय आपको 3 घंटा दिया गया था। तो चलिए आपको अब दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बायफोकस लेंस है, या फिर कोई भी नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो ऑप्शन से आपके पास 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸ मीटर, 10⁻11 मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे, जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकस लेंस, या फिर अवतल लेंस? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका द्विफोकस लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है? द्विफोकस लेंस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है? कॉर्निया होगा, पुतली होगा, परितारिका होगा, या फिर दृष्टि पटल होगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है, प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी का, हरा का, लाल का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाल का। किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, वर्ण विक्षेपन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका वर्ण विक्षेपन। क्या होता है? वर्ण विक्षेपन। प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रिज्म से होती है? तो वर्ण विक्षेपन होता है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के कौन से भाग पे बनता है बाबू? तो ये जो बनता है वो दृष्टि पटल पे बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? नीला दिखाई देगा, उजला, लाल, या फिर काला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना है? ये जो सादा रंग जो होता है वो कितने रंगों के मेल से बना है? तो ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दोनों बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी, याद रखिएगा, प्रकाश की किरण कहाँ प्रवेश कर रही है? हवा से कांच में। अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब के निकट होगी, अभिलंब के समानांतर हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिलंब के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः ये कौन सा दर्पण होगा? तो संभवतः ये जो दर्पण होने वाला है ना, ये जो दर्पण होगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो ये या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक कौन होगा? उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, उत्तल दर्पण होगा या फिर अवतल दर्पण होगा। तो देखिए जब फोटोग्राफी कैमरा वगैरह में लेंस का उपयोग होता है, दर्पण तो होता नहीं, तो सबसे पहले आपका ये दो ऑप्शन कट गया, बच गया आपका उत्तल लेंस। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है किसका? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर प्रिज्म का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना, एफ बराबर आर बाय 2 होता है। तो आपको आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा? एफ का दुगना हो जाएगा। तो एफ कितना है आपका? 10, 10 दूना कितना हो गया? 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहा है आपसे किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो इसका फॉर्मूला बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो जो अवतल लेंस होता है ना, उसका आवर्धन किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी बाई यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल का, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। ठीक है, किसके द्वारा बनेगा? उत्तल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, यानी कि 22 पे। कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है या फिर एम्पियर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, यानी कि कोई 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, इनको क्या कर दिया है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। आपको समतुल्य प्रतिरोध बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम बोला है, बस डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, सीधा सीधी जोड़ देना है। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? विभवांतर का, धारा का, ताप का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप का। ताप का मान क्या होता है? अचर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए करता नहीं है, नहीं करता है। कौन नहीं करता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, आई आर स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं करता है, बाकी सब करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होगा, वाट होगा, एम्पियर होगा या फिर वोल्ट होगा। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। ठीक है, वो से विभवांतर, वो से वोल्ट। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। कह रहा है आपसे 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल में तनु का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तंतु का होगा, तनु नहीं होगा, यहाँ पे तंतु होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कितना प्रतिरोध होगा? तो 484 इसका राइट आंसर है। इसका डिटेलिंग हम आपको बाद में करवा देंगे। ठीक है, जब जिस घड़ी हम ये करवाएंगे ना न्यूमेरिकल, उसी में आपको ये सवाल ले लेंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। 100 सवालों को डिस्कस करना है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन आपको बताना है किस ताप पर पिघलेगा, आपको बताना है। तो ये जो पिघलता है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है ना, वो होता है आपका वाट। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है भाई, जिसके पास शक्ति होगा वो किसी की भी वाट लगा सकती है, बस इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो जूल होगा, एम्पियर होगा, वाट होगा या फिर ओम होगा। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है ना, वो क्या हो जाता है? ओम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो कितना कार्य होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 24 जूल। कितना हो जाएगा? 24 जूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है 33 नंबर, मतलब 32 नंबर सवाल में देखिए, सेल से विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? सेल के विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल जो होगा वो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो गया ना का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते कह रहा है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है और 35 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो मान है ना वो हो जाएगा 4 एम्पियर। क्या होगा? 4 एम्पियर। ये सभी हम लोग न्यूमेरिकल वाली वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये अभी 100 वीडियो को डिस्कस करना है और अभी देख लीजिए 35 पे ही हम लोग हैं। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं आप लोगों को। सामान्यतः विद्युतमय तार का प्रयोग करना चाहिए। तो सामान्यतः जो विद्युतमय तार का प्रयोग जो होता है वो कैसा होना चाहिए? तो वो लाल रंग का होना चाहिए विद्युतमय तार का। ठीक है, लाल रंग का होता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? आपको बताना है। जो अस्थायी चुंबक होता है ना वो किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है ना वो आपको बताना है। तो बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है, तब वो तो लघु पतन होता है, वरना फिर लघु पतन क्यों होगा? डायनेमो में से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है आपको बताना है। प्रत्यावर्ती धारा या फिर दिष्ट धारा? देखिए दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन में भी है आपका दोनों, तो ऑप्शन नंबर ई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो बिजली की जो घंटी होती है वो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? आपको बताना है। तो इसका जो है ना ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एसी जनित्र में सर्पी वल्य होते हैं जबकि डीसी जनित्र में परिवर्तक होता है। ठीक है, यही होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शंस आपके पास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, तो उसको अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, कोयला है, सूर्य है, पानी है या फिर लकड़ी है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा वो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? लकड़ी है, कोयला है, सूर्य है या फिर चंद्रमा है? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है वो हो जाएगा आपका सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है आपको बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। सभी का सभी क्या है आपका? जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे कह रहे हैं लगभग 4 स्क्वायर है ना 4 SQ 1 M साइज के एक और सेल का विभवांतर आपको बताना है। इसका विभवांतर भी हम आपको डिटेल में करके बताएंगे, फिलहाल राइट आंसर आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 48 पे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, पवनों वाले दिन या फिर गर्म के दिन? ठीक है, तो किस दिन हम लोग नहीं कर सकेंगे? बादलों वाले दिन हम लोग इसको नहीं कर सकेंगे। अगला सवाल है 49 में बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या होगा? तो बायोगैस जो होता है ना उसका जो है मुख्य अवयव आपको बताना है। तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? CH4 मीथेन हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है। सौर ऊर्जा होगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा या फिर प्राकृतिक गैस होगा? तो देखिए यहाँ पे नवीकरण का बात किया गया है तो सौर ऊर्जा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से देखिए। 51 में कह रहा है अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो अनवीकरण ऊर्जा का जो स्रोत है यहाँ पे यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। 52 में कह रहा है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण क्या होता है? तो किसी नाभिकीय विखंडन में तो मुक्त ऊर्जा का प्रावधान होता है वो 200 MeV हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन अवकारक है? H2 होगा, CO होगा, O2 होगा या फिर H2S होगा? तो इसमें से अवकारक को आपको पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2S। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो शोषण है हमारा वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। यहाँ पर आपको ऑक्सीकारक को पहचानना है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीकारक हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी O2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो रासायनिक विलयन में जो होता है जो जलीय विलयन होता है ना, उसको हम लोग किस प्रतीक से दर्शाते हैं ये आपको बताना है। तो AQ से दर्शाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। अभिक्रिया जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। विस्थापन है, अपघटन है, अपचयन है, या फिर उपचयन अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है, तो अपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, अपचयन होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा अब, ठीक है, ऑप्शन गलत है, इसको आप लोग देख लेना, मतलब स्पेलिंग गलत है उसका, ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। समीकरण सी है, यहाँ पे आपको दिया गया कुछ समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है आप उसको गौर से देखना है। वियोजन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, उभयगामी हो रहा है, या फिर प्रतिस्थापन हो रहा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बतानी है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, सुन लीजिए, ये जो अभिक्रिया होगी ये जो है वियोजन अभिक्रिया है। किस कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे कहा जा रहा है कि एक आप इक्वेशन दे देगा, ये सब सवाल एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन दे दिया, अब आपसे पूछ लीजिए कौन सी अभिक्रिया है। तो ये जो है आपका बताना है। तो ये जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे क्लोरीन से के क्या हो गया, विस्थापित हो गया, ठीक है, आयोडीन बाहर आ गया। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी देखिए यहाँ पे उसी प्रकार का है, आपको बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन है, द्वितीय विस्थापन है, वियोजन है, या फिर विस्थापन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो कौन सा उत्पाद जो होगा वो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका Na2 और N2, ठीक है, Na2 और N2, NO2 और N2, यानी कि नहीं नहीं, हम आपको बताते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए Na2, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, NO2, सॉरी हम भी गलत लिख दिए ना, सही कर लो इसको, NO2 होगा, ठीक है। क्या होगा, NO2 और O2, यहाँ पे O है, ठीक है बाबू, NO2 है और O2 है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लो स्पेलिंग को, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया, बोले कौन सा अभिक्रिया है, फिर से आपको अभिक्रिया को ही पहचानना है। तो ये जो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है, 4 होता है, कितने होते हैं। तो मानव हृदय में कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं भाई, 4 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 64 पे। कह रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया जो है हमारा, उसकी सामान्य मात्रा आपको बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मिलीग्राम की तरह भाई, 220 मिलीग्राम, 200 बोल रहे हैं, 20 मिलीग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। कह रहे हैं श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। जब आप श्वसन लेते हैं ना तो कितने परसेंट ऊर्जा जो ताप के रूप में जो है निष्कासित हो जाती है। तो 20% ऊर्जा जो है हमारा निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे ये कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों के जो वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया जो कहलाती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 पे आपसे कह रहा है वो कौन सा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है। तो शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 68 पे आई। कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर चलन। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए, तो जीव की बात किया तो जीव क्या करता है, श्वसन करता है, ठीक है, पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा, जीव जीव जीव, ठीक है। चलिए आ जाते हैं मैग्नीशियम में पाया जाता है। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल, लाल रक्तकण, वर्णिक या फिर श्वेत रक्तकण। देखिए भाई मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, प्रागम्य है, अपरागम्य है, अर्ध प्रागम्य है। तो जो कोशिका की जो झिल्ली होती है ना वो क्या है, अर्ध प्रागम्य झिल्ली होती है। क्या होती है, अर्ध प्रागम्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब याद रखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों के बुक में है नहीं, इसलिए हम आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आए थे, ठीक है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होगी भाई,
तो ये किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। मानव हृदय में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? 3 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, ठीक है, तो 4 वेश में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, पुरुष जीन संगठन कौन सा है? तो जो पुरुष जीन संगठन होता है ना, वो आपको पहचानना होगा कि इसमें से पुरुष जीन संगठन जो है वो कौन सा है। तो भाई पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई पाया जाता है ना, पुरुषों में क्या पाया जाता है? एक्स वाई। आनुवांशिकता का जनक कौन है? मूलर है, सटन है, लैमार्क है, या फिर मेंडल है? तो आनुवांशिकता का जनक आपको यहाँ पर पहचानना है कि आनुवांशिकता का जनक है तो है कौन, ठीक है। तो आनुवांशिकता का जन्म यहाँ पे हो जाएगा मेंडल। कौन हो जाएगा? मेंडल हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक को लिखा था वो डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कह रहा है कि मेंडल ने एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया। इनकी संतति से सभी पुष्पों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इसे कहा जाता है कि लंबे जनक के पौधे आनुवंशिकता रचना से निम्न था। अब इसको आपको बताना है कि इसको किस कोड से दर्शाया गया था, ठीक है। तो इसका जो कोड होगा ना, बताना है आपको कौन हो जाएगा। तो इसका जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका TTWW, है ना, TTWW, ठीक है। क्या हो जाएगा कोड? TTWW, याद रखना है इसको। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है आपको बताना है। तो जो घोंघा होता है ना वो मोलास्का का है। किसका है? मोलास्का का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? जो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख है वो समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो अधिक समानता मिलेगी, ठीक है, वो आपको बताना है किससे? तो विकास के नाम पे बोला, हम लोग विकास कर रहे हैं ना, विकास के तो चीन के विद्यार्थी होगा, ठीक है। चिंपैंजी विम्पैंजी नहीं होगा, ये का चिंपैंजी विकास कर रहा है क्या? ठीक है, ये लोग विकास नहीं, विकास कौन कर रहा है? चीन का विद्यार्थी जो इंसान है वो विकास करेगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? तो जो पक्षी और चमगादड़ है ना उसके पंख जो होते हैं वो समजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे ये कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने, अरस्तू ने, डार्विन ने, या फिर स्पेंसर ने? तो प्राकृतिक सिद्धांत जब दिया था वो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का चयन किया था? तो मटर का पौधा लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दिया था? तो जीन शब्द की जो प्रस्तावना दिया था आपको बताना है, वाटसन ने, मेंडल ने, या फिर चना ने, या फिर जोहानसन ने। देखिए ये तो गलत टाइप कर दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोहानसन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो कौन यहाँ पर आपका मास्टर ग्रंथि है आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एड्रिनल होगा, थायराइड होगा, पैरोथायराइड होगा, पिट्यूटरी होगा। तो पिट्यूटरी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह, वृद्धता, बौनापन, या फिर घेगा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये मधुमेह हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी होती है। ग्वाइटर रोग पनपता है, ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण पनपता है? तो ग्वाइटर रोग जो पनपता है वो रक्त की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 87 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन, ठीक है। विर्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो विर्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? यहाँ पर आप कौन नहीं है आपको बताना है। इसका मतलब है कि 3 गो पादप हार्मोन होगा, एगो नहीं होगा। तो इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है? तो ये क्या होता है? एक हार्मोन होता है। क्या होता है? एक हार्मोन होता है, ठीक है ना। एंड्रोजन क्या हो जाएगा? हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन होगा पता है? ये भी आपको समझना होगा ना। नहीं नहीं, नर होगा यहाँ पे, ठीक है, नर हार्मोन। नया गलत टाइप है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना, नर हार्मोन होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 91 पे। कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन है, एड्रेनलिन है, ऑक्सिन है, या फिर टेस्टोस्टेरोन है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। पादप हार्मोन का यहाँ पे उदाहरण आपको देना है, तो पेप्सिन, पौ से पादप, पौ से पेप्सिन, ठीक है। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फल जो होते हैं उसके बनने को कहते हैं हम लोग अग्र प्रभाविकता, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अग्र प्रभाविकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरित रोग है? एड्स होगा, गोनोरिया होगा, टाइफाइड होगा या फिर ए और बी दोनों होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। एड्स भी और गोनोरिया भी, ये सब क्या है? लैंगिक संचरण रोग है। धातु के ऑक्साइड क्या है? अम्ल है, क्षारक है, लवण है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है आपको बताना है। तो कौन अम्ल है भाई? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे कह रहा है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? तो इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? भाई जिसका pH मान सबसे कम होगा वही जो है अम्लीय होगा, तो pH 1 वाला। ठीक है, चलिए 8 तो होगा नहीं, 7 के ऊपर चला जाता है तो क्षार हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है आपको पहचानना है। यहाँ पर आपको लवण की पहचान कराना है भाई। सोडियम क्लोराइड बड़का लवण यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का। चलिए ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या है भाई। फेमस है H2SO4, बहुत ही फेमस है, ब्रांडिंग क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाइए, आखिरी सवाल। ठीक है, आखिरी सवाल है आपका, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र आपको क्या है आपको बताना है। क्या बताना है? सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये होना चाहिए ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ABCD। ठीक है, तो Na2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप लोगों का कितना नंबर आया है 100 में, प्लीज़ कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा। हर एक कोई कमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा जिसने भी अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो टेस्ट पहले दे लीजिए, उसके बाद आंसर की मिलाइए, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सभी फ्रेंड को शेयर भी करना है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।